जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। कहते हैं ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन, यानी कि जितनी भी महान सफलता है वो आप एसी के कमरे में बैठकर प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आप आराम रूप से क्या अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करना ही करना है। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही आना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज हम लोग इस वीडियो में अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि। क्या राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। विश्व के जितने भी देश हैं और उनसे कहा जाए, क्या उनसे कहा जाए कि आप 3 प्राथमिकता अपनी बताइए। क्या 3 प्राथमिकता अपनी बताइए। प्राथमिकता मतलब कौन सा काम आपको पहले करना है। जैसे आपसे पूछा गया ये आपकी प्राथमिकता क्या है, तो पहला काम कौन करने जा रहे हैं वही आपकी प्राथमिकता है। दूसरा तो वो दूसरी प्राथमिकता है, तीसरा तो तीसरी प्राथमिकता है। तो 3 प्राथमिकता अगर विश्व के सभी देशों से पूछा जाए तो आपको लगभग सभी में आपको स्वच्छ ऊर्जा अवश्य रहेगा। क्या स्वच्छ ऊर्जा अवश्य रहेगा। ठीक है। अब स्वच्छ ऊर्जा क्या है? स्वच्छ ऊर्जा वो ऊर्जा है जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। क्या पर्यावरण को हानि ना हो, या कह सकते हैं प्रदूषण ना हो। प्रदूषण ना हो। तो वर्तमान समय में हम कौन सी ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं? अगर हम ऊर्जा की लिस्ट बनाएं, 3 ऊर्जा की लिस्ट बनाएं, तो आप प्रथम स्तर पर देखेंगे कोयला। क्या कोयला का प्रयोग हम बृहद स्तर पर कर रहे हैं। आपका जो विद्युत है, आपके घर में जो लाइट आती है, उसका 80% कोयला के द्वारा उसको बनाया जाता है। 80%, यानी अगर 100 यूनिट बनाई जाती है विद्युत, क्या 100 यूनिट बनाई जाती है तो 80 यूनिट कोयले के द्वारा बनाई जाती है और 20 यूनिट अन्य माध्यम से। तो यानी कि कोयला मुख्य। अब कोयला से जो कोई भी काम करोगे तो सामान्य सी बात है कि प्रदूषण अधिक होगा। क्या प्रदूषण अधिक होगा। पहला ऊर्जा का स्रोत ये है वर्तमान समय में। दूसरा है जीवाश्म तेल। जीवाश्म तेल में क्या आएगा? पेट्रोल आपका आएगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टरबाइन फ्यूल, एरोप्लेन में जो फ्यूल चलता है वो भी सब इसी में आएगा। तो ये भी क्या बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी है। क्या ये भी बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी है। और वर्तमान समय में ये 2 ही क्या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। क्या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। और भारत में देखें तो भारत में बृहद स्तर पर इन्हीं का प्रयोग होता है। अब हर देश चाहता है कि यहाँ से जो ये प्रदूषणकारी, इसको क्या कर सकते हैं? प्रदूषणकारी ऊर्जा। अब हर देश क्या चाहता है? प्रदूषणकारी ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा के पास जाना चाहता है। क्या स्वच्छ ऊर्जा के पास जाना चाहता है। अब स्वच्छ ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा है? आप 2-3 का नाम नोट कर सकते हैं। पहला तो सौर ऊर्जा है। क्या सौर ऊर्जा, यानी भारत में अगर देखें तो एक साल में 365 दिन, यानी कि 365 दिन में कम से कम 300 दिन, क्या 300 दिन भारत में धूप निकलती है। क्या भारत में धूप निकलती है, यानी कि भारत में सौर ऊर्जा का कह सकते हैं अच्छा खासा मात्रा है। और अगर सौर ऊर्जा का अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन किया जाए तो पूरे भारत के लोगों के पास ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा
पहुंच सकती है। दूसरा अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, एक ऊर्जा है हाइड्रोजन ऊर्जा, क्या एक हाइड्रोजन ऊर्जा है, ये भी कह सकते हैं बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा ये भी है। ठीक है, तो आप केवल इन दो को एग्जाम्पल के रूप में लीजिए। तो सभी राष्ट्र क्या बताया मैंने कि स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारत सरकार भी क्या चाहेगी कि स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त किया जाए। अब स्वच्छ ऊर्जा आपको सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और अन्य जितने भी प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा हैं प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या पैसा निवेश करना होगा, क्या कुछ पैसा निवेश करना होगा। तो उसी पैसे को निवेश करने के लिए भारत सरकार ने क्या नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की स्थापना की। कब स्थापना की? इस नेशनल फंड की स्थापना सन 2010-11 में किया गया, यानी सन 2010-11 के बजट में। अब इसमें क्या, इसमें जो फंड आएगा वो फंड कहाँ से आएगा, क्या फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार अगर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, तो केंद्र की सरकार का हम एग्जांपल लें, अगर केंद्र की सरकार के पास 100 रुपये आता है, क्या केंद्र सरकार के पास 100 रुपये आता है, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष कर देने वाले बहुत कम है, यानी जिससे सरकार सीधे पैसा लेती है वो बहुत कम है। इनडायरेक्ट वे में पैसा जो सरकार के पास आता है वो सभी देते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा होती है। अगर प्रत्यक्ष वे से सभी देने लगे तो भारत सरकार के पास बहुत पैसा आ जाए, किंतु प्रत्यक्ष वे से लगभग बहुत कम व्यक्ति देते हैं। जैसे अब 100 रुपया भारत सरकार के पास आया तो 87 रुपया सरकार भारत सरकार कहाँ खर्च कर देती है? केवल जो उसकी मशीनरी है उसमें खर्च कर देती है, केवल उसके पास 13 पैसा बचता है सभी कार्य के लिए। तो यानी कि भारत सरकार के पास कम पैसा है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये जो फंड बनाया इसमें पैसा कहाँ से आएगा? तो भारत सरकार ने क्या किया, कोयला सेस लगा दिया, कोयला सेस। अब सेस क्या होता है? सेस को हम कर मान सकते हैं, क्या कर मान सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो सेस को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ आप क्या माने, कर माने कि सेस एक प्रकार का कर है। ठीक, अब भारत सरकार ने क्या कहा कि अगर आप 1 टन कोयला खर्च करते हैं या 1 टन कोयला खरीदते हैं, क्या 1 टन कोयला खरीदते हैं तो आपको 400 रुपये, क्या 400 रुपये अधिक देना होगा, क्या 400 रुपये अधिक देना होगा। यही हो गया क्या, सेस। यानी कि हर टन के पीछे भारत सरकार को कितना कोयला और कितना पैसा मिलने लगा, 400, क्या 400 मिलने लगा। अब यही जाएगा कहाँ, इस निधि में। ठीक है, इस निधि में जाएगा। अब ये जो निधि है वो क्या करेगी, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो क्या स्वच्छ ऊर्जा को क्या स्वच्छ ऊर्जा पर क्या अन्वेषण कर रहे हैं, या स्वच्छ ऊर्जा वाला कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। क्या स्वच्छ ऊर्जा पर क्या कर सकता है, कोई अन्वेषण कर सकता है। स्वच्छ ऊर्जा पर क्या कोई कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है, या कोई स्वच्छ ऊर्जा वाला प्लांट लगा रहा है, स्वच्छ ऊर्जा का प्लांट। ठीक है, तो अब ये निधि क्या करेगी, इन लोगों को पैसा देगी कि आप इस काम को और बढ़ाएं, क्या इस काम को और बढ़ाएं। जैसे ये स्वच्छ ऊर्जा का कोई प्लांट लग रहा है, इसको एग्जांपल हम लेते हैं। अब इस प्लांट में 100 रुपये लगने हैं, क्या 100 रुपये लगने हैं, तो ये जो निधि है ये केवल अधिकतम आपको 40 रुपये दे सकती है, क्या 40 रुपये आपको अधिकतम दे सकती है। आपको 60 रुपये का कहीं ना कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा, क्या कहीं ना कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक, अगला इसके बारे में जानना है कि ये पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आता है, क्या पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आता है, अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब पब्लिक अकाउंट क्या है, क्या पब्लिक अकाउंट क्या है? जैसे आपके पास पैसा है तो आप कहीं पैसा रखते होंगे, क्या कहीं आप पैसा रखते होंगे, तो उसी प्रकार सरकार के पास जो पैसा होगा वो कहीं रखेगी, क्या कहीं पर रखेगी। तो जहां पर रखेगी
उसे अकाउंट का कुछ नाम दिया जाएगा। क्या कुछ नाम दिया जाएगा? जैसे आपने पैसा अपना जमा किया क्या कहीं बैंक में, तो उसका नाम क्या हो गया? दीपक का अकाउंट, दीपक अकाउंट हो गया अगर आपका नाम दीपक है। तो ऐसे भारत सरकार के पास पैसा है तो अकाउंट में रखती है। उसके पास 3 अकाउंट हैं। क्या 3 अकाउंट है? 3 अकाउंट में एक पब्लिक अकाउंट है। क्या 3 अकाउंट में एक पब्लिक अकाउंट है? अब वो 3 अकाउंट क्या है उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिटी या इकोनॉमी में उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप केवल जानिए 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट में एक अकाउंट है पब्लिक अकाउंट, इसी में ये पैसा रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल, अब नॉन लैप्सेबल क्या है इसको समझ लेते हैं। भारत सरकार का एग्जाम्पल न ले, हम एग्जाम्पल लेते हैं यूनिवर्सिटी की। कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्या विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद को ही मान लेते हैं, विश्वविद्यालय है। अब विश्वविद्यालय के पास यूजीसी ने क्या भेजा? 400 करोड़ भेजा। क्या 400 करोड़, 400 करोड़ भेजा। ठीक है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने केवल 200 करोड़, क्या एक साल में, एक साल के लिए इसको 400 करोड़ भेजा था, लेकिन विश्वविद्यालय ने केवल 200 करोड़ खर्च किया। तो जो 200 करोड़ बचा वो पुनः कहाँ पहुंच जाएगा? यूजीसी के पास, और यूजीसी से सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं लैप्सेबल। क्या यानी कि जितना धन बचेगा वो समाप्त हो गया आपका, एक साल में नहीं तो आप पूरा यूज करिए। ठीक है। अब अगर ये 200 करोड़ जो बचा था ये सरकार के पास नहीं जाता या यूजीसी के पास नहीं जाता, इन्हीं के पास रहता, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन लैप्सेबल, यानी ये लैप्सेबल नहीं है। ठीक है। आपको नॉन लैप्सेबल ऐसे ही लिखना है। तो नॉन लैप्सेबल का मतलब इसमें जो निधि आ गई वो इसी में रहेगी, सरकार के पास कभी वापस नहीं जाएगी। क्या सरकार के पास कभी वापस नहीं जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट, ये जो निधि है किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वित्त मंत्रालय के, क्या वित्त मंत्रालय के अंडर है। ये जो निधि है वित्त मंत्रालय के अंडर है। ठीक। और अब किसी प्रोजेक्ट पर, क्या किसी प्रोजेक्ट पर इस निधि के द्वारा क्या करना है? पैसा देना है। तो उसके लिए एक ग्रुप बनता है, अंतर मंत्रालय ग्रुप, और इसका हेड होता है वित्त सचिव। क्या वित्त सचिव, यानी अब वित्त सचिव के हेड में ये ग्रुप रहेगा और ये सिफारिश करेगा कितना पैसा किसको देना है। यानी कि कह सकते हैं इस पर वित्त मंत्रालय का अच्छी खासी इस पर पकड़ रहती है। क्या वित्त मंत्रालय की अच्छी खासी पकड़ रहती है। ठीक है। तो आपको इतना जानना है किसके बारे में? स्वच्छ निधि के बारे में। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आपको ध्यान में रखना है कि ये जब से ये बनी, ये फंड बना, तब से इसका कह सकते हैं कैसा कार्य है। क्या कैसा कार्य है? तो अगर हम 2010 से, क्या 2010 से और 17 तक अगर इसके कार्य को देखें तो इसने केवल जितना भी इसके पास आया इसने केवल 35% ही खर्च किया है। क्या 35% ही क्या ऐसे प्रोजेक्ट में खर्च किया है स्वच्छ ऊर्जा में, और 65% कहीं अलग पर लगाया है। अलग पर यानी दूसरे मंत्रालय को दे दिया, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए इसे बनाया गया था उसमें केवल 35% खर्च किया है। ठीक है। अब कितना खर्च करना चाहिए, हर वर्ष भारत को कितना खर्च करना चाहिए? अगर भारत एसडीजी गोल को प्राप्त करना चाहता है तो भारत को कम से कम, जैसे भारत ने कहा है कि मैं 2030 तक 3 बिलियन टन, क्या 3 बिलियन टन मैं कार्बन सिंक बनाऊंगा। कार्बन सिंक बनाऊंगा, कार्बन सिंक पेड़ पौधे लगाकर कार्बन को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो
अगर 3 बिलियन आप कार्बन कम करना चाहते हो तो भारत सरकार को हर वर्ष 1 लाख करोड़, क्या 1 लाख करोड़ क्या करना होगा, 1 लाख करोड़ का खर्च या निवेश करना होगा किसमें, स्वच्छ ऊर्जा में। क्या स्वच्छ ऊर्जा में 1 लाख करोड़ का निवेश करना होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।